हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। नाउ ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, इसको TGN भी बोलते हैं बिकॉज ट्राई फॉर टी एंड जेमिनल फॉर जे एंड न्यूरैल्जिया फॉर एन। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। अब इसका मतलब क्या है, देखो ट्राइजेमिनल एक नर्व होती है, क्रेनियल नर्व। हमारे ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं और ये नर्व्स टोटल 12 नर्व्स होती हैं। जो ट्राइजेमिनल नर्व है वो नंबर 5 क्रेनियल नर्व है, मतलब 5th क्रेनियल नर्व है। नाउ न्यूरैल्जिया का क्या मतलब होता है, यहाँ पर न्यूर का मतलब है नर्व और एल्जिया का मतलब है पेन। तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का मतलब है ट्राइजेमिनल नर्व में पेन, मतलब जब इस नर्व में पेन होती है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। नाउ ये इसको ऑल्सो नोन एज टिक डुलूरू बोलते हैं। वैसे इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे, डुलूरू, बिकॉज ये क्या है, एक फ्रेंच नेम है। टिक डोलोरेक्स नहीं बोलते इसको, डुलूरू बोलते हैं। इसका मतलब भी क्या है, टिक का मतलब होता है कि ये कंडीशन जिसको होती है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, उस पर्सन के जब उसको ये अटैक आता है, मतलब जब ये नर्व में बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उसके फेस का जो मसल है वो अपने आप इनवॉलेंट्री स्पाज्म करता है, जिसको क्या बोलते हैं, टिक बोलते हैं। तो इसलिए ये फ्रेंच वर्ड आया है टिक डुलूरू, मतलब जो मसल है उसमें इनवॉलेंट्री स्पाज्म होना। तो जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जिन पेशेंट को होता है, जब उनको पेन का अटैक आता है, मतलब जिस टाइम पर उनको ट्राइजेमिनल नर्व में पेन होता है उस टाइम पर फेस के जो मसल हैं उनमें क्या होता है, इनवॉल्यूंट्री मूवमेंट भी होता है, इनवॉल्यूंट्री मसल स्पाज्म भी होता है। तो वो मसल इनवॉल्यूंट्री स्पाज्म करते हैं जिसको टिक बोलते हैं। नाउ ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया क्या है, एक तो क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर है, ये एक्यूट नहीं है, क्रॉनिक कंडीशन है दैट अफेक्ट्स द ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि ट्राइजेमिनल नर्व को अफेक्ट करती है। ट्राइजेमिनल नर्व कौन सी नर्व होती है, क्रेनियल नर्व 5th होती है। नाउ ये जो क्रेनियल नर्व 5th है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये नर्व रिस्पॉन्सिबल है फेशियल सेंसेशन एंड मोटर फंक्शन सच एज च्यूइंग। तो ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है ये क्रेनियल नर्व 5th होती है, इसका मोटर फंक्शन भी होता है, सेंसरी फंक्शन भी होता है। मतलब ये जो बॉडी है, हमारे जो फेस है उससे सेंसेशन ब्रेन तक लेकर जाती है, सेंसरी फंक्शन भी है, और ये नर्व ब्रेन से कमांड लेकर हमारे फेस के मसल तक भी लाती है, तो इसलिए मोटर नर्व भी है। तो ये मिक्स नर्व है, सेंसरी और मोटर दोनों फंक्शन है इसके। नाउ इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सडन सीवियर शार्प एंड इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में किस तरह का पेन होता है, सडन पेन होता है, एकदम से पेन उठता है, सीवियर, बहुत सीवियर पेन होता है, शार्प पेन होता है, शार्प जैसे चुभता हुआ पेन होता है, इलेक्ट्रिक शॉक जैसे करंट लगता है फेस में उस तरह का पेन होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन ऑन वन साइड ऑफ द फेस। और ये किस साइड पर होता है, फेस के एक साइड पर। 95% केसेस में ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का जो पेन होता है वो यूनिलेटरल होता है, मतलब फेस के एक साइड पर होता है, जिस साइड की ट्राइजेमिनल नर्व अफेक्ट होती है। 5% केसेस में ये बाइलेटरल भी हो सकता है, मतलब फेस के दोनों साइड भी हो सकता है पेन। वो कब होता है अभी हम बताएंगे, बट मोस्टली क्या होता है 95% केसेस में ये फेस के एक साइड पर पेन होता है। किस तरह का पेन होता है, सडन सीवियर शार्प इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट लग गया उस तरह का पेन ऑन वन और मोर ब्रांचेस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो ट्राइजेमिनल नर्व की मेनली 3 ब्रांचेस होती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, जेमिनल का मतलब है 3 ट्विंस। तो 3 ब्रांचेस ट्राइजेमिनल नर्व की होती है। क्रेनियल नर्व ये 5th होती है। ये टाइप कैसा है ट्राइजेमिनल नर्व का, मिक्स नर्व है, ये सेंसरी नर्व भी होती है, मोटर नर्व भी होती है, मतलब सेंसरी फंक्शन भी है इसका, मोटर फंक्शन भी है, तो ये मिक्स नर्व है। फंक्शन इसका क्या है, फेशियल सेंसेशन एंड जॉ मूवमेंट। फेस की जो सेंसेशन है वो लेकर जाती है ब्रेन तक, ब्रेन स्टेम तक, तो इसका क्या है, सेंसरी फंक्शन भी है। और दूसरा क्या है, जॉ मूवमेंट, जो हमारी जॉ ये जो मूव करती है हमारी जॉ, तो ये जो मूवमेंट हो रही है किस वजह से हो रही है, ट्राइजेमिनल नर्व की वजह से। तो ये मोटर सेंसेशन भी लेकर आती है फेस तक, इसलिए इसका मोटर फंक्शन भी है। अब इसकी 3 मेन ब्रांचेस कौन कौन सी है, तो जो फर्स्ट ब्रांच है ये, क्योंकि ये 5th क्रेनियल नर्व है इसलिए 5th के आगे 1 2 3 लिखा हुआ है, तो 5th 1 जो ब्रांच है वो है ऑफ्थेल्मिक नर्व।
जो फिफ्थ 2 ब्रांच है वो है मैक्सिलरी नर्व, और जो थर्ड ब्रांच है ट्राइजेमिनल नर्व की वो कौन सी है, मैंडिबुलर नर्व। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑफ्थैल्मिक जो नर्व है उसका क्या फंक्शन है। उसका सिर्फ सेंसरी फंक्शन है, ये सेंसेशन लेके जाती है फोरहेड, स्कैल्प और अपर आईलिड एंड नोज से। तो फोरहेड जो ऊपर वाला जो पार्ट है ब्रेन का, फोरहेड हमारे हेड का, फेस का, फोरहेड, स्कैल्प, अपर आईलिड एंड नोज, उससे सेंसेशन लेकर जाती है ब्रेन तक। जो मैक्सिलरी फिफ्थ 2 जो ब्रांच है वो सेंसरी, ये भी सेंसरी है। तो ये सेंसेशन लेकर कहाँ से जाती है, लोअर आईलिड से, चीक से, अपर लिप से, अपर टीथ से, एंड जो हमारा पैलेट होता है, जो टेस्ट सेंसेशन जो हमारा पैलेट होता है वो सेंसेशन लेकर जाती है ब्रेन तक। देन मैंडिबुलर जो फिफ्थ 3 ब्रांच है ये सेंसरी भी है, मोटर भी है। तो ये सेंसरी सेंसेशन तो लेकर जाती है चिन से, जॉ से, लोअर लिप से, लोअर टिथ से, और मोटर सेंसेशन लेकर आती है च्यूइंग, जो हमारे च्यू करने के लिए जो मसल यूज होते हैं, चबाने के लिए जो मसल यूज होते हैं, मतलब बाइट करने के लिए, चबाने के लिए, उन मसल तक मोटर मूवमेंट लेकर आती है या फिर मोटर सेंसेशन लेकर आती है। तो ये है जैसे कि मैसेटर मसल है, टेम्पोरालिस मसल है, वहाँ तक ये अपनी मोटर जो मैसेज है वो लेकर आती है। तो इसलिए इसको ट्राइजेमिनल नर्व कर दिया। अब यहाँ पर ट्राइजेमिनल नर्व के हमने फंक्शन भी देख लिए, क्या क्या फंक्शंस हैं। तो अगर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है, ट्राइजेमिनल नर्व में पेन होता है, तो ये जब फंक्शन करता है पर्सन इनसे रिलेटेड, तो पेन ट्रिगर होता है। नेक्स्ट इज कोजेस, क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है। तो मोस्ट कॉमन कोज क्या है, इरिटेशन और कंप्रेशन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व रूट। तो जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसकी जो रूट है वहाँ पर क्या है, इरिटेशन हो रही है किसी चीज़ से, और कंप्रेशन हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, जिसके कारण जो नर्व है वो डैमेज हो रही है। तो सबसे मोस्ट कॉमन कोज क्या है, न्यूरोवास्कुलर कंप्रेशन, जो कि सबसे कॉमन कोज है, मोस्ट कॉमन कोज ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का। सो न्यूरोवास्कुलर कंप्रेशन क्या होता है, तो ये देखो, ये है ट्राइजेमिनल नर्व, तो ये है ट्राइजेमिनल नर्व की रूट। तो रूट कहाँ से निकल रही है, ब्रेन में से, ब्रेन स्टेम से निकल रही है। तो ट्राइजेमिनल रूट जहाँ से निकलती है ये नर्व, वहीं पर क्या होती है, सेरिबेलर आर्टरी होती है। तो ये सेरिबेलर आर्टरी है, ये रेड कलर की। अब ये जो सेरिबेलर आर्टरी है, इस केस में क्या होता है कि ये सेरिबेलर आर्टरी इस नर्व पर कांस्टेंट प्रेशर बनाती है। कैसे कंप्रेस करती है, कैसे प्रेशर बनाती है, ये जो सेरिबेलर आर्टरी है ये बहुत क्लोज है ट्राइजेमिनल नर्व के। तो जैसे ये पल्सेट होती है, तो इसमें पल्सेशन होती है, तो ये पल्सेशन के कारण इस ट्राइजेमिनल नर्व पर कांस्टेंट कंप्रेशन बनाती है या फिर इस पर प्रेशर डालती है। तो लंबे टाइम से जब ये चला आता है तो ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है ये डैमेज हो जाती है। तो ट्राइजेमिनल नर्व क्या है, जो कि बेसिकली न्यूरॉन का ही लॉन्ग जो पार्ट है, एक्सोन, उसी को नर्व कहते हैं। तो न्यूरॉन क्या होता है, अगर मैं सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करूं न्यूरॉन का, तो ये है सेल बॉडी, और ये जो स्मॉल ब्रांचेस हैं ये है डेंड्राइट्स, और लॉन्ग ब्रांच क्या होती है, एक्सोन होती है, और ये एक्सोन टर्मिनल। तो ये एक्सोन जो है, लॉन्ग जो एक्सोन है, उसी को हम नर्व कहते हैं या फिर नर्व फाइबर कहते हैं। अब इस नर्व के ऊपर क्या होता है, माइलिन शीथ होती है, या फिर एक्सोन के ऊपर क्या होता है, माइलिन शीथ होती है। ये माइलिन शीथ क्या होती है, ये एक शीट होती है, लेयर होती है एक्सोन या फिर नर्व के ऊपर, जो कि नर्व्स को प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट कैसे करती है, फिजिकल डैमेज से भी प्रोटेक्ट करती है, इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, साथ में ही जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती हैं, तो ये जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही हैं एक्सोन में, वो न्यूरॉन में या फिर नर्व में लीक ना हो, वो उसी न्यूरॉन में ही ट्रैवल करें, और जहाँ तक ट्रैवल करनी है वहीं करें, इस न्यूरॉन से कहीं साइड में लीक ना हो जाए, ये भी इंश्योर करती है ये माइलिन शीथ। तो ये माइलिन शीथ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, जैसे कि जो वायर्स होती है, इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, उनके अराउंड इंसुलेटिंग लेयर होती है, तारों के या फिर वायर्स के अराउंड, ताकि जो करंट है वो पास ना हो इधर उधर, उसी वायर में ही दौड़े। इसी तरह से न्यूरॉन या फिर नर्व फाइबर्स में भी ये माइलिन शीथ एक्सोन के ऊपर प्रेजेंट होती है, नर्व्स के ऊपर, जिसके कारण जो नर्व सिग्नल है वो इधर उधर ना भागे, तो नर्व में ही जाए। लेकिन जब ये कांस्टेंट प्रेशर बना रही है सेरिबेलर आर्टरी इस केस में, तो क्या होता है कि ये जो माइलिन शीथ होती है, ये माइलिन शीथ डैमेज होने लग जाती है प्रेशर की वजह से। ये माइलिन शीथ जब डैमेज होती है तो नर्व डैमेज होती है। अब नर्व डैमेज होगी तो एक तो उसमें इरिटेशन होगी नर्व में, वहाँ पर स्कारिंग होगी, इन्फ्लामेशन होगी, साथ में ही ये जो नर्व इम्पल्सेस हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, ये क्या हो जाएंगे, फॉल्टी हो जाएंगे। ये
आसपास लीक होंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो नर्व है ये हाइपर एक्टिव हो जाती हैं और ब्रेन को गलत सिग्नल्स देती हैं, रॉन्ग सिग्नल्स देती हैं, जिससे ऐसे सिग्नल जाते हैं इवन थोड़ा सा भी, चाहे नॉर्मल भी कोई सेंसेशन है, नॉर्मल भी कोई स्टिमुलस है जैसे कि फेस को टच करना, लेकिन ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में क्योंकि ये जो नर्व है, ये जो सेंसेशन है ये अब फॉल्टी हो गए हैं, तो इवन स्मॉल टच भी अगर फेस को करते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया वाले पेशेंट के, तो ये नर्व उस सेंसेशन को क्या लेगी, हाइपर एक्टिव होगी उस सेंसेशन के लिए और उस सेंसेशन को ब्रेन में हाइपर एक्टिव तरीके से भेजेगी, क्योंकि ये जो नर्व है वो डैमेज हो चुकी है। तो अब ये रॉन्ग सिग्नल्स लेकर जा रही है और इस सेंसेशन को ब्रेन क्या समझता है कि ये पेन की सेंसेशन है, कि ये जो सेंसेशन है ये नॉर्मल नहीं है, अब नर्व क्या बोल रही है कि यहाँ पेन हो रहा है, इसलिए इस केस में क्या होता है, पेन होता है। तो न्यूरोवास्कुलर कंप्रेशन सबसे मोस्ट कॉमन कोज है कि जो ब्लड वेसल, जो कि यूजुअली क्या होती है, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये ट्राइजेमिनल नर्व को प्रेस करती है जहाँ पर रूट है ट्राइजेमिनल नर्व का, नियर इट्स ओरिजिन एट द ब्रेन स्टेम, जो कि ब्रेन स्टेम में है इसका ओरिजिन, जिससे क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर से माइलिन शीथ भी डैमेज होती है नर्व की और नर्व इरिटेट भी होती है, इन्फ्लेम्ड भी होती है। दूसरा आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, इसमें जो नर्व्स हैं उनकी डीमाइलिनेशन हो जाती है। डीमाइलिनेशन वही है, ये जो माइलिन शीथ है ये डैमेज होना, इसको क्या बोलते हैं, डीमाइलिनेशन बोलते हैं। तो माइलिन शीथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब डैमेज होती है तो उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं एंड इस केस में ट्राइजेमिनल नर्व की डीमाइलिनेशन होती है। तो इस केस में हम क्या देखने को मिलता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, कि दोनों साइड की जो नर्व है वो डैमेज हो सकती है, इसलिए बायलेटरल पेन हो सकती है, दोनों साइड हो सकती है फेस में पेन अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो रहा है। साथ में ही 40 ईयर से कम जो यंग पेशेंट होते हैं, यंग इंडिविजुअल होते हैं, उनमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया देखने को मिलता है। दूसरा आता है ट्यूमर या फिर सिस्ट। अगर यहाँ पर जहाँ पर ट्राइजेमिनल नर्व है वहाँ पर कहीं ट्यूमर है, सिस्ट है, तो उसके कारण भी कांस्टेंट प्रेशर पड़ता है उस नर्व पर, जिसके कारण नर्व हाइपर एक्टिव या फिर इरिटेट हो जाती है। या फिर इंजरी या फिर ट्रॉमा हुआ है, कोई डेंटल सर्जरी हुई है, कोई फेशियल इंजरी हो गई या फिर ब्रेन इंजरी भी हो गई जहाँ पर नर्व रूट है, ट्राइजेमिनल का रूट है जहाँ पर, तो उनके कारण भी ट्राइजेमिनल नर्व में स्कारिंग, इन्फ्लामेशन और डैमेज के कारण फॉल्टी ब्रेन सिग्नल्स जा सकते हैं। या फिर हर्पिस ज़ूस्टर, जिसको शिंगल्स भी बोलते हैं, तो अगर शिंगल्स हुआ है उसके बाद भी जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं। आइडियोपैथिक समटाइम्स इसका कोई भी आइडेंटिफिएबल कोज नहीं होता, कोज नहीं पता लगता इसका क्या है। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसमें क्या होता है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में जो ट्राइजेमिनल नर्व है वो डैमेज हो जाती है या फिर इरिटेट हो जाती है। कब होती है, मोस्ट कॉमन क्या है, ब्लड वेसल प्रेस कर रही है अगर उसको। कंप्रेशन से क्या होता है, प्रेशर से क्या होता है, डीमाइलिनेशन होता है, माइलिन शीथ डैमेज हो जाती है और नर्व फाइबर क्या होते हैं, ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं और ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है ये ओवर सेंसिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से ये रॉन्ग या फिर एक्स्ट्रा सिग्नल ब्रेन को भेजने लग जाती है। एज अ रिजल्ट इवन माइल्ड स्टिमुलेशन, इसकी वजह से क्या होता है, माइल्ड स्टिमुलेशन भी, जैसे कि ब्रश, टीथ ब्रश करना, फेस को टच करना, चुइंग और टॉकिंग, चबाना या बात करना, कोल्ड एयर, इवन ठंडी हवा भी फेस पर लगना, और स्माइलिंग या वॉशिंग फेस, हंसना, स्माइल करना या फिर फेस को वॉश करना भी, ये जो ट्रिगर्स हैं ये क्या है, नॉर्मल है हमारे लिए। लेकिन जिन पेशेंट की ट्राइजेमिनल नर्व स्टिमुलेट हो चुकी है, ओवर स्टिमुलेट हो चुकी है, ये नर्व क्या करती है, फिर हाइपर एक्टिव हो जाती है और ब्रेन को ये बताती है कि ये जो ट्रिगर्स हैं ये नॉर्मल स्टिमुलेशन नहीं है, पेन हो रही है। तो इससे फॉल्टी सिग्नल जाते हैं ब्रेन में और नॉर्मल जो स्टिमुलेशन है वो भी पेन की तरह परसीव होती है ब्रेन में। द ब्रेन रिसीव्स दीज फॉल्टी सिग्नल्स एंड इंटरप्रेट देम एज एक्सट्रीम पेन। और इस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व जो है इन्फ्लेम्ड हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल सेंसेशन भी जब ब्रेन के पास ये सेंसरी इंफॉर्मेशन जाती है तो ब्रेन क्या परसीव करता है कि एक्सट्रीम पेन की ये सेंसेशन है, नॉर्मल नहीं है ये स्टिमुलस, इवन दो द एक्चुअल स्टिमुलेशन इज़ वेरी लाइट। इवन आप जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के पेशेंट होते हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी टच भी किया है उन्होंने फेस को, तो ट्राइजेमिनल नर्व क्या है, ट्रिगर हो जाती है। ओवर एक्टिव होने के कारण ब्रेन
में फॉल्टी सिग्नल जाते हैं कि ये जो टच की सेंसेशन है ये नॉर्मल नहीं है, ये पेन हुआ है, तो पेन की तरह परसीव करती है। पेन इम्पल्सेस आर सेंट रिपीटेडली टू द ब्रेन, तो ब्रेन को बार बार पेन इम्पल्सेस जाती हैं और पैरोक्सिस्मल फेशियल पेन एपिसोड आते हैं। इवन ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में एक दिन में भी कई एपिसोड आ जाते हैं पेन के। हालांकि बीच बीच में जब पेन एपिसोड नहीं आता तब पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता, तब उसको वो नॉर्मल लगता है, लेकिन बार बार पेन के अटैक इन पेशेंट को आते हैं। अब इसके साइन एंड सिम्टम क्या है, पेन का टाइप कैसा रहता है, सडन पेन होता है, इंटेंस होता है, स्टैबिंग या फिर शार्प पेन होता है, और इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होता है, जैसे कि करंट दौड़ रहा है। दूसरा, इसकी ड्यूरेशन कितनी रहती है, फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड से 2 मिनट तक इसकी ड्यूरेशन रहती है पेन अटैक की। लेटरलिटी यूजुअली 95% केसेस में यूनिलेटरल होता है, वन साइड ऑफ द फेस में होता है। दूसरा, लोकेशन कहाँ पर रहती है, एनी वन अलोंग वन और मोर ब्रांचेस। तो जो ब्रांचेस हमने पढ़ी थी ऑफ्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, तो मोस्टली जो 5th 2 और 5th 3rd जो ब्रांच है मैक्सिलरी और मैंडिबुलर वो ज़्यादा कॉमनली अफेक्ट होती हैं। रेमिशन क्या होता है कि पेन फ्री पीरियड्स, तो पेन फ्री पीरियड बीच बीच में अटैक में आते रहते हैं। तो जब अटैक नहीं है तो पेशेंट क्या होता है, पेन फ्री होता है। रिफ्लेक्सेस, कॉर्नियल रिफ्लेक्स में भी लॉस्ट, तो जो हमारा कॉर्निया है, जो फ्रंट जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है हमारे आई का, जब भी कुछ भी डस्ट पार्टिकल या फिर कुछ भी हमारी आई में गिरने वाला होता है तो ऑटोमेटिक हमारी आईज क्या होती है, बंद हो जाती हैं, ऑटोमेटिक ब्लिंक करती हैं हमारी आईज, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्नियल रिफ्लेक्स। ये किस लिए होता है, ताकि हमारी आईज को प्रोटेक्ट कर सके, कुछ आँख में गिर ना जाए। अब इन पेशेंट को क्या होता है, जिनको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है, उनका कॉर्नियल रिफ्लेक्स क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो उनको उनकी जो आई है वो ऑटोमेटिकली बंद या फिर ब्लिंक नहीं होती जब भी कुछ उनकी आंख में गिरने वाला होता है, तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स यहाँ पर लॉस्ट रहता है। एसोसिएटेड साइन क्या हो सकते हैं, मसल ट्विचिंग ड्यूरिंग अटैक। जिस टाइम पर पेन अटैक आ रहा है उस टाइम पर मसल ट्विच होते हैं, तो जिस साइड पेन हो रही है उस साइड के जो मसल्स हैं वो इनवॉल्यूंटरी ट्विच करते हैं, मतलब उनमें इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं या फिर स्पाज्म होती है, जिसको टिक बोलते हैं। इमोशनल इफेक्ट, अब क्योंकि इन पेशेंट को पता है कि इनको बोलने से, स्माइल करने से क्या होगा, पेन होगा, तो ये जो पेशेंट है इनको फिर डर लगने लग जाता है बोलने से भी, खाने से भी, सोशलाइज करने से। तो क्योंकि किसी के साथ बात करोगे, किसी के साथ मिलोगे जुलोगे तो हंसना भी पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एक्सप्रेशन दिखाने पड़ेंगे, आपको कोई टच भी कर सकता है फेस पर या कैसे भी फ़नी वे में, तो तब इन पेशेंट को क्या हो जाता है, उससे डर लगने लग जाता है, क्योंकि इनको पता है कि इनको बहुत ज़्यादा पेन होगा जब ऐसे होगा, तो ये आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को, सोशल इंटरेक्शन नहीं करते, इसलिए इनमें एंजाइटी, फियर या फिर डिप्रेशन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। कैसे टेस्ट करेंगे इसको, हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, तो हिस्ट्री लेंगे पेशेंट से कोई इंजरी तो नहीं हुई, शिंगल्स तो नहीं हुए पास में, और फिजिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे, सिम्टम्स पूछेंगे पेशेंट से कि आपका पेन कैसा है, पेन कहाँ हो रहा है, पेन किस साइड हो रहा है, पेन एकदम से होता है या, ये सभी चीज़ें पेशेंट बताएगा और उसके बेसिस पर मोस्टली डायग्नोस हो जाता है कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल एग्जाम होता है, जैसे कि च्यूइंग के लिए जब बोलते हैं, जब पेशेंट चबाएगा तो उसको दर्द होगी, अगर फेस को टच किया जाए तो भी उसको दर्द होगी, तो मोटर और सेंसरी फंक्शन चेक किए जाते हैं। उसके बाद एमआरआई ब्रेन में इसलिए किया जा रहा है, ब्रेन का एमआरआई, ताकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखा जाए। तो उसमें क्या है, एमआरआई में क्या दिखता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में अलग अलग जगह ब्रेन में क्या दिखते हैं, स्क्लेरोसिस दिखते हैं, लीजन्स दिखते हैं या फिर प्लाक्स दिखते हैं। ट्यूमर तो नहीं है कोई, उसको रूल आउट करने के लिए एमआरआई किया जाता है। सीटी स्कैन तब किया जाता है कि अगर कोई बोन डिफॉर्मिटी है, तो बोन तो नहीं कोई कंप्रेस कर रही नर्व को, या फिर कोई स्ट्रक्चरल कोज, मतलब कि वही बोन डिफॉर्मिटी बेसिकली, उसको देखने के लिए। देन आता है रिस्पॉन्सेज टू कार्बामाजिपिन। कार्बामाजिपिन एक ड्रग है, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है ये क्या करता है, कार्बामाजिपिन से पेन में रिलीफ मिलता है इन पेशेंट को, और ये फर्स्ट लाइन ड्रग है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट है सबसे पहले दिया जाता है वो कार्बामाजिपिन दिया जाता है, और इन पेशेंट को अगर कार्बामाजिपिन देकर रिलीफ मिलता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि इनको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है।
अब मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मतलब मेडिसिन क्या क्या देंगे, तो कार्बामाजेपिन मैंने आपको बताया, ये सबसे फर्स्ट लाइन ड्रग है, एंटी कन्वर्जेंट है। ये क्या करता है, नर्व ओवर एक्टिविटी को रिड्यूस करता है और ताकि जो पेन सिग्नल है वो ब्रेन में कम जाए। तो ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। अदर एंटी कन्वर्जेंट भी दे सकते हैं अगर ये काम नहीं कर रहा, जैसे कि गाबापेंटीन या फिर फेनिटोइन, या फिर अगर कार्बामाजेपिन से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। अब एंटी कन्वर्जेंट के साथ साथ मसल रिलैक्सेंट दे सकते हैं ताकि जो मसल्स हैं वो रिलैक्स रहें, जैसे कि बैक्लोफेन, ताकि जो फेशियल मसल है वो रिलैक्स रहें और स्पाज्म कम हो जाए। पेन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, माइल्ड एनाल्जेसिक दे सकते हैं। अवॉइडिंग ट्रिगर्स, इन पेशेंट को एजुकेट करना है कि आप ट्रिगर को अवॉइड करें, जैसे कि कोल्ड विंड में ना जाए, ज़्यादा ठंडी हवाओं में ना जाएं, फेस को बार बार टच ना करें, तो ये सब अवॉइड करें। अब वैसे तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम जो मेडिसिन हैं उनसे ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर इससे रिलीफ नहीं मिल रहा पेशेंट को या फिर इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। उसमें फर्स्ट मोस्ट कॉमनली आता है माइक्रोवस्कुलर डिकम्प्रेशन। माइक्रोवस्कुलर डिकम्प्रेशन क्या होता है, ये है ट्राइजेमिनल नर्व और ये है हमारी सेरिबेलर आर्टरी, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है। अब ये इस पर प्रेशर डाल रही थी तो जिसकी वजह से ज़्यादातर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो रहा था। तो इन दोनों के बीच में, मतलब कि ट्राइजेमिनल नर्व और सेरिबेलर आर्टरी के बीच में एक पैड डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पर टेफ्लॉन का स्पंज या फिर पैड डाला है, तो जिससे क्या होता है, ये इसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर नहीं डालती, तो बीच में एक क्या डाल देंगे, सॉफ्ट स्पंज या फिर पैड डाल देंगे, जिससे सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी ट्राइजेमिनल नर्व पर प्रेशर ना डाले और उसको डैमेज ना करें। तो मोस्ट कॉमन सर्जरी है ये। न्यूरोसर्जन क्या करता है, ब्लड वेसल को जेंटली मूव करता है, जो सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी है उसको जेंटली मूव करेगा और ट्राइजेमिनल नर्व और उसके बीच में क्या डाल देगा, एक स्मॉल पैड डाल देगा या फिर स्पंज डाल देगा। इससे क्या होगा, जो भी कंप्रेशन पड़ रहा था नर्व पर वो अवॉइड हो जाएगा। देन है रेडियो फ्रिक्वेंसी राइजोटमी। रेडियो फ्रिक्वेंसी राइजोटमी में क्या करते हैं, एक स्मॉल नीडल यूज करते हैं जो कि क्या करती है, जो भी नर्व फाइबर्स हैं जो कि पेन कोज कर रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देती है हीट से। तो इसमें क्या होता है, क्विक पेन रिलीफ मिलता है, लेकिन इससे नंब भी हो सकता है फेस, मतलब फेस में सुन हो सकता है फेस। देन आता है गामा नाइफ रेडियो सर्जरी। गामा नाइफ रेडियो सर्जरी क्या है, नॉन इन्वेजिव होती है, इसमें कोई चीरफाड़ नहीं करनी होती, कोई कट नहीं लगाना होता, बाहर से ही लेज़र या फिर रेडियो सर्जरी के थ्रू क्या करते हैं, पेन फाइबर्स को डैमेज कर देते हैं। देन आता है ग्लिसरॉल इंजेक्शन या फिर बलून कंप्रेशन। ग्लिसरॉल मतलब एक केमिकल को डालते हैं स्मॉल अमाउंट में या फिर बलून के थ्रू कंप्रेस करते हैं, किसको, पेन फाइबर को, जो भी पेन फाइबर है जो कि पेन सेंसेशन लेकर जा रहे हैं ब्रेन तक, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो ये थे सर्जिकल मैनेजमेंट और मोस्ट कॉमन इसमें कौन सा है, माइक्रोवस्कुलर डिकम्प्रेशन। अब आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। क्या करेंगे, तो मेडिसिन टाइम पर देंगे, साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर करेंगे, पेशेंट को टीच करेंगे कि ट्रिगर्स को अवॉइड करें, सॉफ्ट और ल्यूकवार्म डाइट देंगे क्योंकि पेशेंट क्या है, च्यू करने से उसको ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है, तो बिल्कुल सॉफ्ट और ल्यूकवार्म डाइट देंगे। इमोशनल सपोर्ट पेशेंट को ज़रूर देना है क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पेशेंट अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, इनको एंजाइटी होगी, डर लगेगा, डिप्रेशन होगा कि मैं ऐसे बातचीत करूँगा किससे या स्माइल करूँगा या खाना खाऊँगा तो मुझे ट्रिगर हो जाएगा, इसलिए वो चीज़ें ये अवॉइड करने लग जाता है। तो ये ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा इमोशनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सर्जरी के बाद जो फेशियल नंबनेस है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स या फिर इन्फेक्शन को हमने मॉनिटर करना है। नाउ कॉर्नियल रिफ्लेक्स मैंने आपको बताया इन पेशेंट में एब्सेंट हो सकता है, तो इसलिए उनको प्रोटेक्टिव आई केयर बताना है कि आप कुछ ग्लासेस वगैरह वियर करो क्योंकि कॉर्नियल रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो कुछ भी आंख में इंजरी हो सकती है, कुछ डस्ट या कुछ भी गिर सकता है ईजिली। सो आई होप आपको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया क्लियर हुआ। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।